तो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ऐसे में सभी बच्चे जो है जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। और बच्चों का एक कॉमन सवाल कि सर हमारी रिविजन स्ट्रैटेजी अभी कैसी होनी चाहिए, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए, किस टॉपिक पर कम वेटेज देना चाहिए, और कैसे हम रिविजन करें जिससे हम जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें और 90 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल से ऊपर लेकर के आ सके। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बेनिफिट के लिए बना देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक गाइडलाइन देने वाला हूं, एक आउटलाइन देने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपना रिविजन स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, किस टॉपिक पे कम वेटेज देना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा समय देना चाहिए, किस टॉपिक पे कम समय देना चाहिए। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके जेईई मेंस 2024 के लिए, इसीलिए ये ध्यान रखिए कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज वेटेज फॉर जेईई मेंस 2024। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो टॉपिक वाइज वेटेज आप बता रहे हैं कि किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, किस टॉपिक का कम वेटेज है, ये आप कैसे बता रहे हैं, किस बेसिस पे हमें बता रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सपना आया है या मुझे आकाशवाणी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूं ये सीधे स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो है हम लोगों ने पिछले 3 या 4 साल के जो PYQs हैं, जो जेईई मेंस के पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी एनालिसिस करी है, PYQs की एनालिसिस करी है। और उस बेसिस पे पिछले सालों में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका हम लोगों ने एक डिटेल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। और उसी रिकॉर्ड पे बेस होकर के आज हम अपना डिस्कशन रखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये मैंने डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज, जिस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज उसे पहले हम लोगों ने मेंशन किया यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि ये जो टेबल है इसमें टॉपिक, चैप्टर का नाम है और फिर ईयर लिखा हुआ है 2021, 2022, 2023। यानी कि अगर मैं बात करूं मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये एक टॉपिक बन जाता है। इससे 2021 में कितने क्वेश्चंस आए थे, 2022 में कितने आए थे, 2023 में कितने आए थे, और टोटल 3 सालों में अब तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये टेबल इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहां पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं कि जेईई मेंस के जिस तरह से पेपर डिसाइड होता है, पेपर पैटर्न होता है, काफी हद तक प्रेडिक्टेबल रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर रहता है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में यदि आप PYQs थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम के एनालिसिस कर लेते हो, तो नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर में क्या पेपर आने वाला है उसको आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसी तरह से यहां पर जेईई मेंस 2024 में यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो तो किस टॉपिक से कितना वेटेज रहने वाला है या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, कम आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारा जो है आप प्रेडिक्शन आराम से खुद से कर सकते हो। तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है जेईई मेंस 2024 के लिए। अब तक जो है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहा है और डेफिनेटली 2024 में भी उसी का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, वो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे टोटल पिछले 3 सालों में 298 क्वेश्चंस आए हैं। हर बार हर साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आए हुए हैं। और बच्चों एक बात आपके लिए बता दूं कि ये 12th क्लास में टॉपिक आता है, सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है और सबसे आसान टॉपिक है। इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहां पर एक चीज आपके बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी जेईई मेंस का जो सिलेबस है उसे रिड्यूस किया गया है, लेकिन अभी ये जो PYQs के जो नंबर्स हैं इसमें जो रिड्यूस टॉपिक है उनके भी क्वेश्चंस के नंबर्स हमने इंक्लूड कर रखे हैं, उसको हमने मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तो मिल ही जाती है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स जिसमें स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आसान है, 12th में पढ़ाया जाता है, रिसेंट टॉपिक रहता है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इसी से पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस। कई बार कैपेसिटेंस को हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही पार्ट मान लेते हैं। इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए आप देख रहे हैं 2021, 2022, 2023 में 53, 51, 52 क्वेश्चंस है। टोटल 156 नंबर
नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें कि ये टॉपिक कैसा है बच्चों, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ टॉपिक मैं कहूँगा बच्चों के लिए। कई बार इसको बच्चे थोड़ा सा टफ समझते हैं, उतने आसानी से इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस जो आते हैं उनको कर पाना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, आसान हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट जो है थोड़ा सा टफ जरूर रहता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और रिविजन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? फिर मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले करेंगे, उसको सबसे अच्छे से करके जाएंगे, उसके PYQs करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके करेंगे, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटेंस। थर्ड जो है आपका रे एंड वेव ऑप्टिक्स आता है बच्चों। रे एंड वेव ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिक्स ओवरऑल जो चैप्टर है उससे टोटल 144 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 3 सालों में। 49 क्वेश्चन, सॉरी 46-49 क्वेश्चंस, 145 क्वेश्चंस टोटल जो हैं रे एंड वेव ऑप्टिक्स से आ चुके हैं। तो आपको पता है कि रे और वेव ऑप्टिक्स अगेन 12th में पढ़ाया जाता है, रिसेंट टॉपिक रहता है। ऐसा नहीं है कि सर 11th में पढ़ा था, भूल गया टॉपिक, रिविजन करना पड़ेगा। नहीं, ये टॉपिक आपने रिसेंट पढ़ा हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये आसान टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है, और इसमें स्कोर करना भी आसान होता है। इसीलिए रे और वेव ऑप्टिक्स को आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में जरूर रखें और इसके क्वेश्चंस करिए, PYQs करिए, इसमें भी मेहनत करिए। इसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन ये 12th में पढ़ाया जाता है, और इससे आप देख रहे हैं कि 144 क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब जहां तक बच्चों के कंफर्ट लेवल की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं इसके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये इजी टॉपिक माना जाता है। तो डेफिनेटली इसको आपको अपनी प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके भी PYQs वगैरह अच्छे से करिए, और इसमें स्कोर करना आसान होता है। और ये 12th में ही पढ़ाया जाता है, फ्रेश है ये टॉपिक आपका, तो इसको आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा फिर 11th का एक टॉपिक आ जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 143 क्वेश्चन आते हैं, और 143 क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक, और 57, 42, 44 पिछले 3 सालों में ये जो क्वेश्चंस हैं पूछे जा चुके हैं। तो जहां तक अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, आप सबको पता है कि ये जो टॉपिक है 11th में पढ़ाया जाता है, और हो सकता हो कि आपके लिए उतना फ्रेश ना हो, लेकिन बच्चों ये टॉपिक आसान है, इसमें स्कोर करना आसान है। ज्यादातर बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही आसान लगता है, तो इसको रिविजन कर लीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पे इसको रिविजन कर लीजिए। और अगर आप इसको रिविजन कर लेते हैं तो डेफिनेटली इससे जो क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस इससे नहीं बनते। तो अब देखिए यहाँ पे मेजर चंक, ये जो 5 टॉपिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो 5 मेजर चंक के चैप्टर्स हैं, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं। और ये जो ट्रेंड है पिछले 3 साल से चला आ रहा है, आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट ट्रेंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, प्रेडिक्टेबल ट्रेंड है ये। इससे हम आने वाले पेपर के जो क्वेश्चन पैटर्न है उसकी भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर ये 5 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए तो काफी हद तक जो है क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है, एक बार आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 99 परसेंटाइल से ऊपर का टारगेट रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो अपना सिलेबस है वो कवरेज पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर सिलेबस कवरेज इनकम्प्लीट है तो 99 परसेंटाइल से ऊपर आने में थोड़ी सी आपको मुश्किल जाएगी। लेकिन फिर भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये अगर आप करेंगे तो इससे मेजर जो चंक है वो आपका कवर हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक्स पे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है वेक्टर्स। देखिए शुरू में जब 11th की शुरुआत में हम लोग जाते हैं तो वेक्टर्स पढ़ाया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया जाता है, एरर एनालिसिस पढ़ाया जाता है। ये जो 3 चैप्टर्स हैं आसान चैप्टर्स होते हैं, ज्यादा इसमें क्लासेस भी नहीं लगती हैं, कोई बहुत बड़े चैप्टर्स भी नहीं होते हैं, कंसेप्ट इनके आसान होते हैं, क्वेश्चंस इनके आसान बनते हैं, क्वेश्चंस
सॉल्व करना इनका आसान होता है। तो डेफिनेटली वेक्टर्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स, ये आसान टॉपिक है, ये टफ टॉपिक नहीं है। ज्यादातर बच्चों को ये आसान लगता है। इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सर? 117 क्वेश्चंस जो हैं पिछले 3 सालों में पूछे जा चुके हैं। ये भी एक अच्छा खासा वेटेज वाला जो है अगर हम कहेंगे टॉपिक है। और इसमें ये बच्चों को कैसा लगता है? बच्चों को आसान लगता है। जनरली बच्चे इसको इजी टॉपिक के रूप में ही देखते हैं। इसके बाद आपका आता है सर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म डेफिनेटली कुछ बच्चों को टफ लगता है, उतना आसान नहीं लगता है। और मैग्नेटिज्म से कितने टॉपिक कितने क्वेश्चंस आते हैं? 113 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। 30, 41, 42 क्वेश्चंस जो है पिछले 3 सालों में आ चुके हैं। इसके बाद आपका आता है काइनेमैटिक्स। अगेन एक आसान टॉपिक, काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन ये एक आसान टॉपिक है। और इससे कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं आप आराम से देखिए कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें। काइनेमैटिक्स से 30, 36, 37 टोटल 103 क्वेश्चंस। अगेन अच्छा खासा वेटेज वाला टॉपिक, लेकिन आसान टॉपिक। इसको आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, इसको आप करके जरूर जाइए। अब अगर आप कहेंगे सर ये तो 11th का टॉपिक था, उतना फ्रेश नहीं है, इसको रिवीजन कैसे करें? बच्चों इसको रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये उतना टफ टॉपिक है नहीं, ये आसान टॉपिक है। तो इसको आप रिवीजन बिल्कुल आराम से कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से 92 क्वेश्चन पिछले 3 सालों में पूछे जा चुके हैं। ये भी एक आसान टॉपिक की कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहूंगा। इसके अलावा वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कुछ बच्चों को टफ लगता है डेफिनेटली। इससे जो है 83 क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में आ चुके हैं। इसके अलावा रोटेशनल मोशन, पूरी फिजिक्स का जो सबसे टफेस्ट टॉपिक बच्चों को लगता है वो है रोटेशनल मोशन। और किस्मत हमारी अच्छी है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। जो रोटेशनल मोशन का टॉपिक है जेईई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो रोटेशनल मोशन को छोड़ के जाने की जो है रिस्क बिल्कुल मत लेना, रोटेशनल मोशन को अच्छे से कर लेना। लेकिन जहां तक जेईई मेंस का सवाल आता है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है टोटल जो पिछले 3 सालों में क्वेश्चंस हैं 82 क्वेश्चंस है। तो अगर जेईई रोटेशनल मोशन से आपको डर लगता है तो उतनी ज्यादा आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। इसके बाद आपका आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। कुछ बच्चे ऑल्टरनेटिंग करंट में उनका दिमाग घूमने लग जाता है, लेकिन किस्मत अच्छी है कि सर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि आप इसको अच्छे से अगर समझ लोगे, इसके कंसेप्ट यदि आपके क्लियर होंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी कोई उतना टफ टॉपिक नहीं माना जाता है, आसान टॉपिक रहता है। इसके बाद आपका आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जेईई के बच्चों के लिए आसान टॉपिक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है और मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ते हो, तो मैं कहूँगा ये टॉपिक के लिए आसान होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस मैं कहूंगा नहीं बनते हैं, और ये टॉपिक अगर आता है तो आपसे हो जाना चाहिए। जेईई के बच्चों के लिए इस टॉपिक को मैं आसान टॉपिक्स की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। इसके बाद आपका आता है लॉज ऑफ मोशन। अगेन 76 क्वेश्चंस जो हैं इससे पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। ये जो है अगेन ये उतना टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बच्चों को ज्यादातर आसान ही लगता है। इसके अलावा आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 61 पूछे गए हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन अगेन एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इजी टॉपिक है बच्चों, इसमें कुछ गिने चुने फॉर्मूलेज हैं, कुछ गिने चुने कंसेप्ट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस आए। यानी कि आप कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा इसका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी आप इसको करके जा सकते हो। वेव मोशन से कई बच्चों को डर लगता है, वेव मोशन कई बच्चों को परेशान करता है, लेकिन इससे किस्मत अच्छी है आप लोगों की कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए ज्यादा डरने की बात आप लोगों के लिए नहीं है। इसके बाद आपका आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से जो है टोटल 52 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स आसान लगता है, कुछ बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगेन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, इससे 48 क्वेश्चंस पूछे गए। रोटेशन के बाद जो टफ टॉपिक मैकेनिक्स में बच्चों को लगता है वो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन ही है, लेकिन अगेन आपकी किस्मत अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आसान टॉपिक, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी, ये सब इसमें आता है, ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। इससे 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हीट ट्रांसफर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टोटल 38 क्वेश्चंस, ये भी एक आसान टॉपिक है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज सारे जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है, और यहाँ पर आपको जो है रिविजन स्ट्रेटेजी आपकी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही
सिंपल है, आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है उनको अपने रिवीजन में आपको प्रायोरिटी देनी है, उनसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वेटेज कम होता जा रहा है आप उनको टॉपिक को अकॉर्डिंगली कर सकते हो। इन वेटेज वाइज में भी आपको ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स का वेटेज हाई हो सकता है लेकिन वो टॉपिक्स आपके वीक हैं, तो कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बिंग आप उन टॉपिक्स को स्किप करके दूसरे टॉपिक्स कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इन टॉपिक्स जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, भले ही आपको टफ लग रहे हो, अगर आप उस पर ध्यान दोगे, थोड़ा सा अटेंशन दोगे और अगर उसको ब्रशअप करके अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली आप जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो और आप काफ़ी मार्क्स स्कोर करके लेके आ सकते हो। और जेईई मेंस का जो पेपर होता है बच्चों काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल होता है। आप खुद ही देख रहे हो कि एक स्पेसिफिक ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है ईयर बाय ईयर, और हर साल जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है लगभग जो वेटेज है, जो परसेंटेज होता है टॉपिक का, कितने परसेंटेज उससे क्वेश्चंस आते हैं, ऑन एन एवरेज हर साल वो लगभग सेम ही रहता है। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा था कि जेईई मेंस का जो है अगर आप पेपर का एनालिसिस करना चाहोगे, इट इज़ जस्ट लाइक बोर्ड पेपर एनालिसिस। आप काफ़ी हद तक जेईई मेंस का जो पेपर है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये रही मेरी आज की एनालिसिस। और जस्ट एक बार शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जो मेजर चंक है, ये जो 5 मेजर चंक है टॉपिक्स, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर बहुत ही आसान, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस बहुत ही ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन फिर भी इसको ध्यान दे करके आप कर सकते हैं। रे एंड वेव ऑप्टिक्स आसान, करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स आसान। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। और जाते जाते आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक और एनालिसिस करके लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर से कितने, 3, 4, 5, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक एनालिसिस मैं अगले वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। 2023 जेईई 2023 के जो पेपर्स हैं, जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, मल्टीपल जो शिफ्ट्स रही हैं, उनके पेपर्स आपको उठाने हैं। उनके पेपर्स को उठा करके आपको देखना है, एक लिस्ट बनानी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसे करके 4-5 पेपर्स की आपको एनालिसिस करनी है। और उसके बाद आपको ये देखना है क्या उसमें भी कुछ एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि किसी टॉपिक से हर पेपर में लगभग 2 या 3 सवाल ऑन एन एवरेज उस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है ये सिमिलर ट्रेंड है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर ये टॉपिक है तो मैं किसी एक पेपर में, जेईई मेंस के पेपर में इतने क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट इस टॉपिक से कर सकता हूं। तो ये जो एनालिसिस है डेफिनेटली मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।